जय हिंद जय भारत। आज मैं आप सभी लोगों के सामने क्लास 10th का हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप, इसी चैप्टर के आगे के टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक जो है वो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, मतलब जर्मनी का एकीकरण। आखिर जर्मनी जो कि अलग अलग आपको स्टेट्स में बटा हुआ था वो कैसे यूनिफाई हुआ, इस बात को हम जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद जब आप इस वीडियो को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से देख लेंगे तो इतना तो मैं गारंटी लेता हूँ ये आपको बिल्कुल जो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से रिगार्डिंग एक एक क्वेश्चंस आपके माइंड से क्लियर हो जाएंगे। मतलब हर सवाल के जवाब आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट टाइम तक जरूर देखिए। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी यानी जर्मनी का एकीकरण। तो सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि जर्मनी जो था ना ये आपको 1800 से पहले जो था ये करीबन 300 स्टेट्स में बटा हुआ था। इनिशियली मीन्स शुरुआती समय में जर्मन रीजन्स जो थे यानी वो इलाके जहाँ पर कि जर्मन भाषा बोला जाता था, तो यानी जर्मन रीजन्स जो थे वो आपको करीबन 300 स्टेट्स में बटे हुए थे। यानी शुरुआती समय में जर्मनी जो था वो 300 स्टेट्स में बटा हुआ था। सोच लीजिए जिस तरीके से भारत अपना 565 राजवाड़ों में बटा हुआ था उसी तरीके से ये जर्मनी भी जो था वो आपको 300 स्टेट्स में बटा हुआ था। क्लियर है? अब आगे देखिए नेपोलियन जिसने कि फ्रांस में जो है वर्ष 1804 में फ्रांस की गद्दी पर अपना कब्जा जमाया। ये नेपोलियन जो कि एक सैन्य जो है कर्मचारी था, यानी एक सैन्य जो है कर्मचारी से सैन्य अधिकारी बना और सैन्य अधिकारी के बाद जो है ये फ्रांस का जो है सैन्य कमांडर बना। और नेपोलियन ने क्या किया कि ये इसकी विस्तारवादी जो नीति जो थी फ्रांस को बढ़ाने की, विस्तार दिलाने की, इसी का प्रयास ये था कि नेपोलियन ने वर्ष 1800 में क्या किया कि जर्मनी को जो है 39 स्टेट्स में इसने क्या किया, कन्वर्ट किया। यानी यही 300 स्टेट्स को नेपोलियन ने क्या किया कि 39 स्टेट्स में जो है इसको यूनिफाई किया। यानी जो 300 स्टेट्स थे उसको किसमें चेंज कर दिया, 39 स्टेट्स में उसने क्या किया, आपको इन 300 स्टेट्स को कन्वर्ट किया। ओके, उसके बाद क्या होता है, नेपोलियन जब 1804 में जब राजा बन जाता है, ठीक है, वो जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था डायरेक्टरी रूल के बाद जो है आपस में जो डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स और के बीच में जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट जो होता था, जिसके कारण बस क्या हुआ कि आपको जो है नेपोलियन को ने जो है खुद को जो है अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दिया, यानी इस कॉन्फ्लिक्ट का उसने फायदा उठाया। तो यही नेपोलियन जब राजा बना तो नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियनिक कोड लागू किया। नेपोलियनिक कोड जिसमें नेपोलियन ने क्या किया था, बहुत सारे जो है प्रशासनिक सुधार के कार्य किए थे, यानी बहुत सारे इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स शामिल थे। तो नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियनिक कोड जो है ना इन इलाकों के लिए भी लागू किया। यानी सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि वो सभी इलाके जो कि नेपोलियन के अधीन थे उन सभी इलाकों में नेपोलियन ने क्या किया, अपने जो है नेपोलियनिक कोड यानी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो है मेजर्स को वहाँ पर लागू किया। यानी इस जो है नेपोलियनिक कोड के लागू हो जाने के बाद लोगों को क्या मिलने लगा, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रीडम। यानी अब लोगों को क्या मिलने लगा है, लोगों को जो है इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रीडम मिलने लगा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि नेपोलियन ने क्या किया कि नेपोलियन ने जो है शासन करने का अधिकार लोगों को नहीं दिया था। नेपोलियन ने जरूर लोगों को लिबर्टी दिया, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, फ्रीडम, ये सभी भावनाएं जो है जो फ्रांस के जो लीगेसीज जो थे, तो इन चीज़ों को जो है नेपोलियन ने क्या किया, उन जगहों पर जो भी इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, यानी लोगों को क्या दिया, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रीडम दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्या, रूल यानी पावर टू रूल वो अपने पास रखता था, यानी अपने ही परिवार के लोगों को जो है वो क्या करता था, उन इलाकों का जो है राजा यानी मोनार्क बनाता था। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है कि जब लोगों को लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रीडम मिल जाता है तो लोगों को लगता है कि भाई एक बहुत बड़ा मसीहा हमारे पास आया है। बहुत सारी जगहों पर जो है नेपोलियन को जो हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी के नाम से जाना गया, यानी आज़ादी का मसीहा लोगों ने उसे नेपोलियन को कहा। लेकिन धीरे धीरे लोगों को जब सब समझ में आ गया कि अरे भाई यहाँ नेपोलियन जो है ज़बरदस्त सेना में जो है लोगों को बहाल कर रहा है, यानी इसकी मंशा कुछ और है। ठीक है, उसके बाद जो कुछ इलाकों में जो है नेपोलियन के खिलाफ जो है विद्रोह भी होना शुरू हो गया था।
ठीक है। तो क्या हुआ कि जो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ तो उसमें नेपोलियन की क्या हो गई थी, हार हो गई थी। और बैटल ऑफ वाटरलू में जो है ब्रिटेन, रशिया, प्रुशिया, ऑस्ट्रिया ने मिलकर क्या किया था, नेपोलियन को हराया था। याद करने के लिए BRPA याद रखिएगा, एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, BRPA ये वो पावर्स है जिन्होंने क्या किया था, आपको बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हराया था। B फॉर ब्रिटेन, R फॉर रशिया, P फॉर प्रुशिया और A फॉर ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रिया। ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब ये पावर्स जो है यानी ये पावरफुल कंट्रीज जो है यानी ये जो ब्रिटेन, रशिया, प्रुशिया, ऑस्ट्रिया जब हरा देते हैं किसको, तो नेपोलियन को, तो नेपोलियन को क्या किया जाता है जो है उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना एक होता है। ठीक है, तो नेपोलियन से सारे वो इलाके उससे छीन लिए जाते हैं जो नेपोलियन ने कॉन्कर किया था। ठीक है, नेपोलियन को लेकर पर्टिकुलरली मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, जिसमें पूरी तरीके से नेपोलियन के बहादुरी और उसके जो सभी कार्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि 1850 में यानी ट्रीटी ऑफ वियना होता है। ठीक है, 1815 में क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ वियना होता है। और इस वियना की जो बैठक जो होती है, वियना कांग्रेस इसको भी हम लोग कहते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना में जो BRPA से जो डेलीगेट्स जो आए थे ना, ठीक है, बैठक में जो सम्मिलित होने के लिए, तो यहाँ पर जो है इस ट्रीटी ऑफ वियना को दूसरे शब्दों में वियना कांग्रेस भी कहा जाता है। इसने क्या किया, ऑस्ट्रिया को दे दिया पावर। ठीक है, ऑस्ट्रिया को क्या दे दिया गया, पावर दे दिया गया कि ऑस्ट्रिया ही जो है वो वही शासन करेगा। ये जो 39 स्टेट्स जो कन्फेडरेशन जो नेपोलियन ने जो बनाया था उसको अनटच्ड किया गया, यानी वो 39 स्टेट्स को ऐसा नहीं कि फिर से 300 में बांट दिया गया। जो नेपोलियन ने जो चेंजेस जो लाया था उसको कंटिन्यू रखा गया, क्योंकि कंजर्वेटिव्स को ये पता चल चुका था कि अगर हमें यहाँ पर शासन करना है, इन इलाकों पर अगर हमें राज करना है तो हमें क्या करना है, जो नेपोलियन ने जिस तरीके के जो बदलाव जो किए हैं उसी बदलाव के साथ हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर हम और किसी तरीके के लोगों को प्रेशर डालेंगे तो लोग क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, वो रिबेल कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में राजा को शासन करने में जो है कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया, इस इलाके को जो है वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि वियना कांग्रेस ने क्या किया, ऑस्ट्रिया को दे दिया पावर। ऑस्ट्रिया को पावर दे दिया किस लिए भाई, कि अब आप जो जर्मन स्टेट्स जो थे यानी ये जो 39 स्टेट्स का जो कन्फेडरेशन जो था इस पे आपको शासन करना है, यानी ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो 39 स्टेट्स जो है ना, इस 39 स्टेट्स में जान लीजिए दो ही, आप जर्मनी का मैप अपने बुक में देखिए तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर दो ही जो है बड़े बड़े स्टेट्स हैं, एक है आपको प्रुशिया और दूसरा है ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पर प्रुशिया को जलन होने लगा कि प्रुशिया ने कहा कि भाई हमें क्यों नहीं ये पावर दिया गया रूल करने के लिए, आखिर ऑस्ट्रिया को क्यों दे दिया गया। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, ऑस्ट्रिया को पावर दे दिया जाता है कि आप इन जर्मन स्टेट्स पर शासन कीजिए। तो यहाँ पर प्रुशिया को मैंने बताया कि आपको इसको मिर्च करने के भाई ऑस्ट्रिया को क्यों दे दिया गया। आगे देखते हैं क्या होता है कि जो अब समय के साथ जो है बदलाव होते रहते हैं, ऑस्ट्रिया अपना शासन कर रहा है। ठीक है, लेकिन प्रुशिया हमने शुरू में ही कहा कि प्रुशिया को जलन है, अब प्रुशिया ही सबसे बड़ा काम करेगा इस जर्मन को जो है यानी जर्मनी को यूनिफाई करने में सबसे बड़ा रोल है प्रुशिया, और वो समझिए कैसे। देखिए क्या होता है, उसके बाद जो लिबरल्स जो होते हैं, उदारवाद जो लोग जो होते हैं या मध्यम वर्गीय जो लोग जो हैं या फिर जो स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, यानी आपको उदारवाद लोग, मध्यम वर्गीय लोग और साथ ही साथ छात्र, ये सभी क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं, इन लोगों ने प्रयास किया क्या कि जो है नेशनलिस्ट फीलिंग को अरोज करें, लोगों के अंदर जो है राष्ट्रवादी सोच को जगाएं और किसी भी तरीके से जर्मनी को एक यूनिफाई करने का इनका प्रयास चल रहा था। ठीक है, तो जर्मनी को यूनिफाई करने का इनका प्रयास चल रहा था। जिस तरीके से ऐसे ही समझे कि जिस तरीके से यंग इटली और यंग यूरोप नाम के सीक्रेट सोसाइटीज चलाए जा रहे थे गुसिपी मैगनी के द्वारा। ठीक है, तो यंग इटली और यंग यूरोप नाम के जो सीक्रेट सोसाइटीज जो गुसिपी मैगनी के द्वारा चलाया गया था, मकसद क्या था, इटली को यूनिफाई करना। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, सीक्रेट सोसाइटी नहीं चल रहा है, मतलब कि आपको लिबरल मिडिल क्लास और स्टूडेंट्स जो है ना, ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन ये हिडन वे में प्रयास कर रहे थे। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि जो है सामने आकर जो ये जो है आपको लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हिडन वे में ये क्या कर रहे हैं कि लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, नेशनलिस्ट फीलिंग अरोज करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, लोगों को एकजुट कर रहे हैं, ठीक है, मोबिलाइज कर रहे हैं, गोलबंद कर रहे हैं, किस लिए भाई, तो जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए।
यानी इनका प्रयास एक तरफ से चल रहा है कि भाई हम क्या करें, जर्मनी को जो है ये 39 स्टेट्स के कन्फेडरेशन में नहीं रखें, बल्कि एक यूनिफाई करके जर्मनी का निर्माण करें। अब क्या होता है कि जितने भी अब क्या होते हैं, इन लोगों का प्रयास रंग दिखलाता है। इन लोगों ने क्या किया, खुद को जो है, यानी इन लोगों ने मांग किया कि भाई चुनाव एक होना चाहिए, लोगों को वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसके तहत जो कंट्री पे जो है शासन हो, ठीक है। एक नेशन स्टेट का इन लोगों का मांग था, पार्लियामेंट्री सेटअप का इन लोगों की मांग थी। तो अब क्या होता है कि समय के साथ साथ जो है लोग जो है खुद ही क्या करते हैं, जो लिबरल मिडिल क्लासेस और स्टूडेंट्स जो प्रमोट करने में लगे होते हैं, यही लोग क्या करते हैं कि अपने आप को जो है नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं। यानी फ्रैंकफर्ट शहर में ये लोग जमा होते हैं, इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, यानी फ्रैंकफर्ट शहर में ये लोग क्या होते हैं, जमा होते हैं। और यही लोग जो हैं लिबरल और मिडिल क्लासेस जो लोग जो थे, इन लोगों ने क्या किया, अपने आप को जो है नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, जिस तरीके से फ्रांस में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जर्मन नेशनल असेंबली की जो है स्थापना होती है फ्रैंकफर्ट शहर में। अब जब फ्रैंकफर्ट शहर में जब इसकी स्थापना हो जाती है तो 18 मई 1848 18 मई 1848 को क्या होता है, जो चुने गए जो प्रतिनिधि जो होते हैं, यानी चुनाव के जरिए जो लोग जो चुन कर आते हैं, तो वो इनकी संख्या क्या होती है, 831। तो ये 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, ये फ्रैंकफर्ट शहर में जो है आपको जो है जमा होते हैं। और फ्रैंकफर्ट शहर में जमा होकर ये कहाँ के लिए मूव करते हैं, ये सेंट पॉल चर्च के लिए जाते हैं। सेंट पॉल चर्च क्यों जाते हैं, तो सेंट पॉल चर्च में ही आपको जो है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का स्थापना किया गया था, यानी टेम्पोररी तौर पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की स्थापना कहाँ की गई थी, सेंट पॉल चर्च में। तो यहाँ पर ये लोग ओथ सेरेमनी के लिए जाते हैं। कौन सा सेरेमनी, ओथ सेरेमनी, यानी शपथ लेने के लिए यहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पर जब ये ओथ सेरेमनी के लिए जब पहुँचते हैं तो इन लोगों ने क्या किया था कि भाई इन लोगों ने ये मांग किया था कि भाई हम लोग जो है क्या चाहते हैं कि भाई एक पार्लियामेंट्री सेटअप चाहते हैं, यानी रूल जो होगा वो आपको जो है इसमें मोनार्क जो होंगे उनको जो है पार्लियामेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, उनके पास पावर पूरी तरीके से डायरेक्ट उनके पास पावर नहीं होगा। फ्रेडरिक विलियम IV को ये लोग ताज ऑफर करते हैं कि भाई आप जो है राजा बन जाइए, जो कि प्रशिया के ही राजा रहते हैं, ठीक है। तो इनको ताज ऑफर किया जाता है, लेकिन ये क्या करते हैं, ठुकरा देते हैं। क्यों ठुकरा देते हैं, देखिए क्यों ठुकराते हैं, इसका कारण समझिए। देखिए इनको जो है ये एहसास होने लगता है कि भाई टोटल ये 39 स्टेट्स का जो कन्फेडरेशन जो है, इसमें बड़ा कौन कौन है, एक है ऑस्ट्रिया और दूसरा कौन है, प्रशिया, ठीक है। तो ये तो प्रशिया के ही रहते हैं राजा, ठीक है। तो इनको लोग ऑफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया क्या चाहता है कि भाई ऑस्ट्रिया जो है वो तो यही चाहता है कि नहीं भाई जो पहले से जो कंजर्वेटिव्स का जो रूल जो चल रहा है वही चलना चाहिए। तो ये प्रशिया के जो राजा जो रहते हैं ना, उनको ऑस्ट्रिया क्या करता है, उनको जो है इस बात को समझाता है कि भाई आप जो है इस तरीके का मत कीजिए, ठीक है। ऐसा कर जो है आप करेंगे तो एक तो आपके पास तो पावर नहीं रहेगा, और दूसरे तौर पे क्या होगा कि ये जो हमारा जो पहले से जो सेटअप जो बना हुआ है, ठीक है, वो सेटअप हमारा इरोड हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया के बहकावे में प्रशिया के राजा आ जाते हैं और साथ ही साथ सेना को बुलाया जाता है, ठीक है। और लार्ज जो लैंड ऑनर्स जो थे उनके भी बहकावे में जो है फ्रेडरिक विलियम IV आ जाते हैं, और सभी मिलकर क्या करते हैं, ये जो एक नई व्यवस्था जो लागू होने जाती है इसको नष्ट कर देते हैं, यानी ये प्लान पूरी तरीके से फेल हो जाता है। सेना राष्ट्र का निर्माण कर सकती है, जी हाँ बिल्कुल कर सकती है। जब सेना 1848 में जब आपको जो प्रयास जो किया गया था लिबरल्स के द्वारा, जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो है जब 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं जब वो वहाँ पर जा रहे हैं शपथ ग्रहण के लिए, तो जब वैसे कार्यक्रम को जो है सेना रंग में भंग डाल सकती है मोनार्क के सह पर, मोनार्क के कहने पर, तो अब क्या है, इसी मोनार्क को जो है अब जवाबदेही है, यानी अब इसी मोनार्क की जवाबदेही है कि किस तरीके से हम जो है यूनिफिकेशन के काम को अंजाम दें। यानी अब प्रशिया के जो शासक जो है वो उनकी जवाबदेही है कि अब वो कैसे लोगों को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, किस तरीके से लोगों को समझाएंगे। तो अब प्रशिया ने ये सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली है कि यूनिफिकेशन होगा और यूनिफाई हम करेंगे। लेकिन बात तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि क्या ये यूनिफिकेशन पार्लियामेंट्री तौर पर होगा, यानी कहने का मतलब है कि यूनिफाई होने के बाद क्या यहाँ पर जो शासन जो होगा वो लोकतांत्रिक होगा, ठीक है, संसदीय प्रणाली क्या वहाँ पर मौजूद रहेगी। आइए जानते हैं।
Nationalist sentiments were often mobilized by the conservatives. यानी अब यही कंजर्वेटिव्स क्या कर रहे हैं, राष्ट्रवादी विचार को लोगों के सामने जगा रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई लीडर अगर आपसे ये कहे कि हम जो है गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके का इलाका को सबको जो है 6 महीने के अंदर अपने कार्यकाल में जो है नहीं बल्कि 6 महीने के अंदर ही, ठीक है, वो क्या करेंगे कि सबको भारत के साथ विलय करा देंगे, तो क्या उन्हें लोग जो है दिल खुश होकर वोट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो वैसे ही देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि अब कंजर्वेटिव खुद कह रहे हैं कि नहीं हम यूनिफाई करेंगे। तो अब क्या हुआ कि लोग कहीं ना कहीं इसको लेकर क्या है, बहुत खुश हैं कि चलिए देखते हैं क्या कंजर्वेटिव ये कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो कंजर्वेटिव अब क्या कर रहे हैं कि वो राष्ट्रवादी सोच को जो है आपको बढ़ावा दे, ठीक है। प्रशिया took up the responsibility, तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है, प्रशिया के ऊपर आ जाती है। प्रशिया जो है वही अब क्या करना चाह रहा है कि नेशनल यूनिफिकेशन का प्रयास कर रहा है, यानी किसी भी तरीके से जर्मनी को यूनिफाई करने की जिम्मेदारी उसी के कंधे पर आ चुकी है। अब यहाँ पर प्रशिया के जो उस समय जो राजा जो थे, ठीक है, फ्रेडरिक विलियम IV थे, ठीक है, इन्हीं को लोगों ने ताज पहनाने की कोशिश की थी और इन्होंने क्या किया था, ऑस्ट्रिया के बहकावे में और जो है जंकर्स के बहकावे में आकर इन्होंने क्या किया था, इस बात को जो है इस बात को लेकर वो एग्री नहीं हुए थे, वो ताज पहनने से मना कर चुके थे। तो जब 1861 जनवरी 1861 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है फ्रेडरिक विलियम, देखिए इन 1861 आफ्टर द डेथ ऑफ द फ्रेडरिक विलियम IV, 1861 में जब फ्रेडरिक विलियम IV की मृत्यु हो जाती है तो विलियम I को क्या बनाया जाता है, रूलर बनाया जाता है। और विलियम I जब गद्दी पर आते हैं तो ये सीधे तौर पर जो है ये प्लानिंग करते हैं कि आखिर कैसे किस तरीके से हम जर्मनी को यूनिफाई कर पाएंगे, ये उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। तो जिस तरीके से अगर हमारे देश में अगर कोई भी समस्या अगर खड़ी होती है तो आपको अजीत डोभाल है, ठीक है, अजीत डोभाल नाम सुना होगा इनका, ठीक है, यानी पूरा जो है खाका यही तैयार करते हैं कि कैसे क्या करना है। चाइना के साथ अगर किसी भी तरीके की अगर हमारी जो है लड़ाई अगर थी, ठीक है, या अगर मान लीजिए कि अगर किसी तरीके की कोई परिस्थिति बनती है तो उसमें यही आपको सारा जो है NSA है अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कौन, अजीत डोभाल, यही सारा जो है प्लानिंग सेट करते हैं। तो वैसे यहाँ पर कौन अजीत डोभाल हो गए, यहाँ के अजीत डोभाल जो हैं वो है ओटो वन बिस्मार्क, ठीक है। अब इन्हीं के ऊपर सारी दामोदार है कि भाई आप ही कैसे भी कीजिए, आप ही को करना है यूनिफिकेशन का काम, अब आप ही कर सकते हैं, ठीक है। तो विलियम I क्या करते हैं कि इनको अपॉइंट करते हैं, विलियम I जो है वो ओटो वन बिस्मार्क को अपॉइंट करते हैं और ओटो वन बिस्मार्क क्या करते हैं, ये जो है ब्लड एंड आयरन या फिर हम कह सकते हैं आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी ये फॉलो करते हैं। आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी का मतलब ये होता है कि बाबू अगर प्यार से समझाया जा रहा है, अगर मान जाओगे तो ठीक है, नहीं तो लड़कर जो है हम ले लेंगे वो एरियाज, यानी अगर बात से अगर माने तो ठीक है, नहीं तो युद्ध के जरिए हम वो इलाके लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई 7 सालों में, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई, किसके किसके खिलाफ, यहाँ पर मैंने लिखा है DAF, D का मतलब होता है डेनमार्क, A का मतलब हो गया ऑस्ट्रिया और F का मतलब हो गया फ्रांस, यानी डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, आपको जो है इन्हीं तीनों से लड़ाई लड़ा गया बीते 7 सालों में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए किस तरीके से जो है ओटो वन बिस्मार्क जो है ना, इनकी कुशल नीतियों के अंतर्गत आपको कैसे जो है जर्मनी यूनिफाई होता है। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जो है ओटो वन बिस्मार्क जो है ना, ये क्या करते हैं, सबसे पहले डेनमार्क से जो है इनकी जो है ये लड़ाई करते हैं, ठीक है। तो डेनमार्क से जो लड़ाई जो होता है ना, वो आपको क्या जो होता है, कैसे होता है ये समझिए। देखिए पहले क्या करते हैं कि ये जो है आपको ऑस्ट्रिया के जो है राजा जो थे फ्रैंक जोसेफ, ऑस्ट्रिया के जो राजा जो थे वो कौन थे, फ्रैंक जोसेफ, तो ऑस्ट्रिया के राजा के पास जाते हैं, यानी पूरी तरीके से डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी अपनाए हैं, इन दोनों को लड़ा और इसके साथ जो है हम लड़ेंगे, यानी कहने मतलब है कि ये क्या करते हैं कि ऑस्ट्रिया के राजा जो फ्रैंक जोसेफ जो हैं इनके साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन पे आते हैं, यानी जो है ओटो वन बिस्मार्क क्या करते हैं कि हर साम दाम दंड भेद सब लगा देते हैं कि किस चीज को लेकर, तो जर्मनी को यूनिफाई करने को लेकर। ये क्या करते हैं कि ऑस्ट्रिया
ऑस्ट्रिया के जो राजा जो है फ्रैंक जोसेफ, इनके साथ एक कूटनीतिक संबंध करते हैं। कहते हैं कि देखिए हम लोग चाहते हैं कि भाई जो है जर्मनी को यूनिफाई किया जाए, लेकिन क्या है कि इसमें दिक्कत क्या आ रहा है कि भाई डेनमार्क आ रहा है दिक्कत हमारे सामने। तो डेनमार्क को जो है वो प्रॉब्लम आ रहा था, क्यों ना डेनमार्क के पास जो जर्मनी के जो 2 एरिया इलाके जो हैं वो इलाके अगर हम लोग छीन लेते हैं डेनमार्क से तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो डेनमार्क के पास कौन कौन से एरिया था, तो ये था हॉलस्टीन और स्लेस्विग। हॉलस्टीन और स्लेस्विग जो थे ये एरिया थे। ठीक है, तो इसमें बात हुआ कि हॉलस्टीन जो है जब अगर हम लोग लड़कर जब ये 2 इलाके को जीत लेंगे, जब उनके कब्जे से छुड़ा लेंगे, तो हॉलस्टीन को हम रख लेंगे और स्लेस्विग को आपको दे देंगे। यानी और जो है आपको प्रशिया जो है वो हॉलस्टीन को रखेगा और जो है इसको ऑस्ट्रिया को जो है वो स्लेस्विग दे देगा। ये बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑस्ट्रिया जो होता है वो तैयार हो जाता है, ठीक है, प्रशिया का साथ देने के लिए। और दोनों मिलकर इन 1864 में दोनों प्रशिया और ऑस्ट्रिया दोनों मिलकर क्या करते हैं, मिलकर जो है डेनमार्क को जो है कलेक्टिवली डिफीटेड डेनमार्क को ये हरा देते हैं। तो अब तो भाई एक रास्ते का जो रोड़ा जो था डेनमार्क, उसके पास जो हमारा जो जर्मनी का जो एरिया जो था वो तो उससे छुड़ा लिया गया। ठीक है, अब बचा कौन, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। अब क्या कहते हैं यहाँ पर बिस्मार्क कि देखिए हॉलस्टीन जो था वो और साथ ही साथ स्लेस्विग ये हमने जो है जीता था। तो एग्रीमेंट के तहत क्या था कि हॉलस्टीन जो है वो कौन रखेगा, प्रशिया रखेगा, और स्लेस्विग जो एरिया जो है ये कौन रखेगा, स्लेस्विग जो एरिया जो है ये किसको मिला था, ये आपको मिला था ऑस्ट्रिया को। तो अब इन्होंने कहा कि भाई ये एरिया हमको दे दीजिए। तो भाई बात ये हो कि अरे एग्रीमेंट में तो ये चीज़ बातें आई थी, तो बोले कि नहीं हम वो एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं, अगर आप हमको वो एरिया हमको देना है तो दीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो अब क्या होता है कि यही प्लानिंग होता है और 1866 में क्या होता है, प्रशिया जो है वो क्या करता है, प्रशिया जो है वो ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई लड़ता है। ठीक है, और ये लड़ाई जो है 49 डेज का लड़ाई था, इसीलिए इसको 7 वीक्स वॉर भी कहा जाता है। ठीक है, और इस 49 दिन में क्या होता है, ऑस्ट्रिया की पराजय हो जाती है और साथ ही साथ स्लेस्विग इलाका भी जो वो भी प्रशिया के हाथ में आ जाता है। लेकिन एक बात यहाँ गौर करने वाली ये बात है कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस की बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फ्रांस के उस समय जो राजा जो थे वो थे नेपोलियन थर्ड जो थे वो फ्रांस के राजा थे। तो यहाँ पर क्या किया, देखिए मैंने इसी तरीके से अजीत डोभाल नहीं कहा। ठीक है, यानी उस समय के ओटोमन बिस्मार्क आज के अजीत डोभाल के जैसे ही हैं, जिनका जिस तरीके से वो रणनीति बनाते हैं कि भारत को कब किस समय क्या करना चाहिए, वैसे ही ओटोमन बिस्मार्क ने भी यहाँ पर अच्छी तरीके की नीतियां बनाई थी। देखिए क्या हुआ कि ओटोमन बिस्मार्क जो वो क्या चले गए थे, नेपोलियन के जो है थर्ड जो थे फ्रांस के राजा, उसके साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट कर दिया। एग्रीमेंट ये किया कि देखिए भाई हम ऑस्ट्रिया के ऊपर जो है अटैक करने वाले हैं, ऑस्ट्रिया जो है के ऊपर जब हम अटैक करेंगे तो उसके बाद जो इलाका जो हम कब्जा करेंगे उसमें से आधा एरिया आपको दे देंगे, आधा एरिया अपने पास रखेंगे, और साथ ही साथ आपको जो है पैसे भी आपको दिया जाएगा। तो नेपोलियन थर्ड ये सोचा कि भाई क्या दिक्कत है, हमें फ्री में अगर इतना सारा अगर चीज़ मिल रहा है, हमें बिना लड़े हुए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि फ्रांस ने जो है ऑस्ट्रिया का सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, ये एक बात ये एक जो है उसके साथ समझौता लेकर आ गए कि भाई आप जब हम ऑस्ट्रिया पर अटैक करेंगे तो आप जो है उसमें बीच में मत आइएगा। तो यहाँ पर हो गया। तो ये 7 वीक्स का जो वॉर जो था इसमें क्या हुआ, प्रशिया की विक्ट्री हुई। प्रशिया ने जो है क्या किया, अब जो है स्लेस्विग जो इलाका जो ऑस्ट्रिया को मिला हुआ था ये उससे छीन लिया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसके बाद जो होता है कि 1870 में क्या होता है कि प्रशिया और ऑस्ट्रिया, अब देखिए यहाँ पर फ्रांस ने उस समय तो जो है साथ नहीं दिया था, किसका, ऑस्ट्रिया का। तो ऑस्ट्रिया समझ गया कि भाई फ्रांस ने जो है वो मुझे जो मेरा दोस्त है और उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पर ये देखिए ऑस्ट्रिया और प्रशिया ये दोनों भाई ही हैं, अंतर बस यही है कि दोनों जो है क्रिश्चियन धर्म को ही फॉलो करते हैं। एक का जो है कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट है, यानी प्रशिया के में प्रोटेस्टेंट लोग हैं और ऑस्ट्रिया में जो है कैथोलिक लोग हैं। ठीक है, तो ये एक मदर मैरी को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और एक जो मदर मैरी को नहीं मानते हैं, वो सिर्फ आपको जो है मदर मैरी को जो है नहीं मानते हैं और साथ ही साथ पोप के ऑर्डर्स को नहीं मानते हैं, जबकि वो भी क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं। कौन, आपको कैथोलिक्स। ठीक है, कैथोलिक्स में कौन आते हैं, कैथोलिक्स मदर मैरी को मानेंगे, पोप को के आदेश को मानेंगे। ठीक है, वेटिकन सिटी के जो पोप जो है उनके आदेश को मानेंगे, वो ये मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट का ही अवतार है, यानी जो मैसेज जो वो दे रहे हैं वो क्राइस्ट का ही मैसेज है। इस तरीके की बात। और जो है आपको
प्रशिया में प्रोटेस्टेंट है, तो हैं तो दोनों एक ही धर्म के, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये दोनों मिल जाते हैं, कौन कौन, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, ये दोनों अब आपस में मिलकर क्या करते हैं कि भाई दोनों भाई अब बिछड़े हुए दोस्त या बिछड़े हुए भाई अब एकजुट हो जाते हैं और एकजुट होकर फ्रांस के ऊपर अटैक कर देते हैं और फ्रांस से दो इलाके जो है, जो फ्रांस के कब्जे में था जर्मनी का, वो छीन लेते हैं। कौन सा है, अल्सैस और लॉरेन, ठीक है, अल्सैस और लॉरेन नाम के ये दो इलाके जो है वो उनसे ले लिया जाता है। किससे ले लिया जाता है, फ्रांस से छीन लिया जाता है। और 1871 में क्या होता है कि आपको जो है कि जर्मनी यूनिफाइड हो जाता है और विलियम फर्स्ट जो है उनको राजा घोषित कर दिया जाता है। तो प्रशिया ने ऐसा एक तो इसलिए किया ये काम क्योंकि वो जो है कंजर्वेटिव्स जो थे, इनके यहाँ कंजर्वेटिव्स आइडियोलॉजी जो है वो फॉलो होती थी, तो अपनी उस आइडियोलॉजी को बचाने के लिए यानी लोगों का समर्थन पाने के लिए ऐसा एक तो काम किया। और दूसरा ये कि प्रशिया का नाम जो है पूरे जो है यूरोप में फैल जाए, यानी लोग जो प्रशिया की ताकत का, प्रभुत्व का लोग लोहा माने, लोग ये जाने कि नहीं भाई प्रशिया कितना जो है शक्तिशाली है, ठीक है, और प्रशिया एक धनवान जो है स्टेट के तौर पर वो कन्वर्ट हो जाए, इसलिए ये काम प्रशिया ने अपने लीडरशिप में लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जर्मनी का यूनिफिकेशन पूरा होता है। अगले क्लास में फिर से मैं आप लोगों के सामने इटली के यूनिफिकेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे।